साथियों, वृश्चिक लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में यदि इस पंचम भाव में, जो कि संतान का कारक भाव है, यदि बुध देव यहां पर विराजमान हो जाएं, तो ये इनको संतान प्राप्ति में बाधा अवश्य देता है, बल्कि ये अपनी दशा अंतरदशा में इनको मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ये ईश्वर से ये प्रार्थना जरूर करते हैं कि ऐसा जीवन देना था तो इससे अच्छा मुझे जीवन ही ना देते। दूसरा, यदि इसी भाव में शुक्र देव विराजमान है, जो भी एक मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो ये संतान न होने के कारण तलाक तक की स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। बल्कि यदि ये दोनों ग्रह एकादश भाव में भी विराजमान हो, तब भी यही स्थितियां उत्पन्न जरूर करते हैं। साथियों, किसी भी व्यक्ति के विवाह में यदि डीले हो रहा है, देरी हो रही है, कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही, इतने वर्षों का जो अनुभव है वो हमें यह बतलाता है कि ये जो समीकरण है, और आप स्वयं इसका परीक्षण कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में, अपने किसी की जन्म पत्रिका में, यदि शनि राहु केतु मंगल यदि लग्न में विराजमान है, इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह इस सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव होता है, शनि राहु केतु मंगल, इनमें से कोई एक अधिक विराजमान है, या मंगल 12th हाउस में, 4th हाउस में यहां से बैठ करके दृष्टिपात कर रहा है, या शनिदेव की बात करें तो यहां पंचम भाव में विराजमान होकर के या दशम भाव में विराजमान होकर के इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ये पुख्ता कारण है, कोई कारण नहीं, और सारा निचोड़ इस बात पर राजी अवश्य हो जाता है कि यह विवाह में डिले होता है। अब करना क्या रहा? बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब इन कारणों पर कोई हम अनुष्ठान के रूप में कार्य कर सकें ताकि विवाह संपन्न हो जाए। तो ऐसा ही एक अवसर आ रहा है 6 जून 2024 को, वट सावित्री का यह दिवस है। इन कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस अनुष्ठान में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह अनुष्ठान गारंटी है आपका विवाह संपन्न होने की। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा निसंतानता पर चल रही है। चर्चा उन सभी कपल्स के, उन सभी दंपतियों के बेहद काम की है जो कि संतान का इंतजार कर रहे हैं, संतान के प्रति आशान्वित है। तो दोनों पक्षों पर हम विचार कर रहे हैं कि कब कब किसी जन्म पत्रिका में, किसी लग्न पत्रिका में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि बहुत ही शीघ्र उनको एक भाग्योदय कारक, एक स्वस्थ संतान प्राप्त हो जाती है, और कब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जबकि कोई भी प्रयास करने के बावजूद, सभी प्रकार के इलाज करने के बावजूद, सभी प्रकार के उपाय करने के बावजूद जो गोद है वो सूनी ही रहती है। उपाय पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। तो ये श्रृंखला अब वृश्चिक लग्न पर आ गई है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण बात कि यदि कुंडली ठीक से न मिलाई जाए तो इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होने की जो संभावना है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। खैर, तो सबसे पहले पॉजिटिविटी से बात करेंगे, सकारात्मक बातें करेंगे कि कब कब वृश्चिक लग्न में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि बहुत ही भाग्योदय कारक संतान इनको प्राप्त होती है। तो सबसे पहली लग्नेश से ही हम चर्चा करेंगे। यदि इस पंचम भाव में स्वयं मंगल देव विराजमान हो जाएं, या फिर एकादश भाव में यहां पर विराजमान होकर के दृष्टिपात यहां पर वो कर रहे हैं, या फिर इस भाव से दृष्टिपात कर रहे हैं, इन सभी परिस्थितियों में, बल्कि इस कुटुंब भाव में भी है, तब भी विवाह के 1 साल या 2 मैक्सिमम साल इसके भीतर ही इनको संतान संबंधी खुशखबरी जो है वो जरूर मिल जाती है। आकस्मिक धन योग का इनके एक प्रकार से रास्ता पहली संतान जरूर खोल देती है। कुल मिलाकर के संतान से किसी भी प्रकार की चिंता इनको नहीं रहती है। साथियों, दूसरा जो ग्रह है वो स्वयं गुरुदेव है, जो कि नैसर्गिक कारक हैं संतान के, पंचमेश स्वयं ही है। यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में यहां विराजमान हो जाए या लग्न में विराजमान हो जाए,
या इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, इन तीनों ही परिस्थितियों में स्वस्थ और भाग्योदय कारक संतान शीघ्र ही इनको मिल जाती है। गुरु इनके भाग्य के रास्ते खोल देता है, आकस्मिक धन लाभ इनको जरूर देता है, और पति पत्नी में जो प्रेम है वो संतान के पश्चात और भी अधिक मात्रा में बढ़ता हुआ नजर आ जाता है। साथियों, तीसरे ग्रह है यहां पर चंद्रदेव यदि विराजमान हो जाए इस जन्म पत्रिका में, वो भी चूंकि भाग्येश है इस जन्म पत्रिका में, तो भाग्य लेकर के बच्चा आता है, और इनकी छोटी बड़ी जो विदेश यात्राएं हैं वो भी उस संतान के बाद ही होती हैं। चंद्रदेव यदि यहां पर भी विराजमान हो जाए तो इन दोनों ही परिस्थितियों में वो इनको भाग्योदय कारक संतान अवश्य प्रदान करते हैं। साथियों, यदि सूर्य देव स्वयं इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं या इस एकादश भाव में विराजमान होकर के अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से यहां पर दृष्टिपात करते हैं, तो अपनी दशा अंतरदशा या गोचर में इनको वो संतान सुख अवश्य देते हैं, और इनको पद के माध्यम से संतान के होते ही कोई बड़ा पद या कोई ऐसा ट्रांसफर जिसके लिए ये चाह रहे थे कि ये शीघ्र हो जाए, ये सारी खुशखबरियां इनको अवश्य ही मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव भी यहां पर एक समग्रह है, इसलिए शनिदेव यदि यहां पर विराजमान हो जाते हैं या इस एकादश भाव में विराजमान हो जाते हैं या स्वयं इस भाव में अपने ही भाव में विराजमान होकर के दृष्टिपात यहां पर कर रहे हैं, इन सारी ही परिस्थितियों में वो इनको योग्य और भाग्योदय कारक संतान जरूर प्रदान करते हैं। अब आते हैं साथियों नेगेटिव बिंदुओं पर कि कब वृश्चिक लग्न में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसको हम निःसंतानता का भी दर्जा दे सकते हैं। सबसे पहला बुधदेव, जो कि एक प्रबलतम मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। यदि बुधदेव स्वयं यहां पर विराजमान हो जाएं या इस एकादश भाव में विराजमान होकर के पूर्ण दृष्टि से यहां पर देख रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं है संतान के दृष्टिकोण से। अव्वल तो वो संतान होने ही नहीं देता, संतान यदि हो भी जाती है तो उसमें वाणी की किसी प्रकार की विकृति ये दे देता है। पिता का अच्छा खासा जो व्यवसाय चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये ब्रेक लगाने का कार्य जरूर कर देता है। दूसरा, शुक्रदेव, जो कि एक प्रबलतम मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, यदि वो स्वयं यहां पर विराजमान हो गए, शत्रु राशि में वो आ गए, या फिर इस एकादश भाव में विराजमान होकर के अपनी दृष्टिगत यहां कर रहे हैं, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में पहली बात तो वो संतान होने नहीं देते। यदि संतान हो भी जाती है तो वो पति पत्नी के रिश्तों के लिए, अर्थात जो संतान है उसके माता पिता के रिश्तों में कड़वाहट और तलाक की स्थितियां, और कई बार तलाक को वो संपन्न करा के ही दम लेता है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब काम की बात करते हैं। हमने पॉजिटिव बातें भी की, नेगेटिव बातें भी की। पॉजिटिविटी में जिन जिन ग्रहों की चर्चा की है, यदि आपको उस ग्रह की महादशा चल रही है लेकिन फिर भी संतान आपको नहीं प्राप्त हुई है, तो उस ग्रह से संबंधित मंत्र जाप आपको करना चाहिए। और दूसरा, बुध और शुक्र की हमने यदि बात की है, वो मारक ग्रह है, तो उससे संबंधित दान आप नियमित रूप से करें और देखें कि केवल इससे ही ईश्वर आपकी झोली जरूर भर देगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।